हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की बात करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने कुछ आपको पहले भी क्लासेस दिया है, जिसमें हमने आपको ये चीज़ बताने का प्रयास किया था कि सोवियत संघ के बारे में समझाया कि दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या होता है, हम इसे कैसे दो ध्रुवीयता का अंत के चैप्टर का नाम देते हैं। फिर हमने कहा था कि सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, इसका उदय कैसे हुआ। फिर हमने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास किया है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप एक बार हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे 2026 और 27 के सेशन के रूप में। तो हमने आपको सोवियत संघ के उदय पढ़ाया, उसके बाद सोवियत प्रणाली क्या थी उसको बताया है। इसके साथ ही सोवियत के निर्माता कौन थे, यानी जो ये सोवियत प्रणाली था इसके निर्माता कौन थे, इसका उदय कैसे हुआ, कैसे इसका निर्माण हुआ, ये सारी प्रक्रिया हमने तीसरे वीडियो में आपको बना रखा है। और आज हम बात करते हैं कि इसका उदय, प्रणाली और निर्माता के बाद सोवियत संघ की ऐसी क्या व्यवस्था थी, ऐसी क्या विशेषताएं थी कि इसके वजह से सोवियत संघ लगातार डेवलप हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार तक आते आते, या ये कहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली पावरफुल देश बन गया, यानी यूएसएसआर एक संगठन बन गया। दुनिया कहलाने लगी, दूसरा पावरफुल जगह हो गया, यानी दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में इसका डेवलप हुआ। ऐसी क्या इसकी विशेषताएं थी वो हम आज चर्चा करने वाले हैं। दोनों ही देश, इसमें जितने भी देश थे सब 15 देश थे, ये हमने बता रखा है आपको। इसमें टोटल 15 देशों का एक ग्रुप था जिसे हम यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसमें वो है कि सोवियत संघ के विकास के कारण, यानी क्या कारण था और इसकी क्या विशेषताएं थी, इसकी हम बात करेंगे कि किसकी वजह से ये इतना अच्छा डेवलप किया और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन करके अमेरिका जैसी पहली अर्थव्यवस्था के सामने एक दीवार बन के खड़ा हो गया, टक्कर देने के लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसकी विशेषता को पूछा जाता है 2025 और 26 के पेपर में, 24 और 25 के पेपर में यही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था, विकास के कारण, जो थोड़ा अलग घुमा करके क्वेश्चन पूछा हुआ था। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले हम कि पहली इसकी एक विशेषता थी, जो सबसे पहली विशेषता थी वो क्या थी, यातायात के उत्तम साधन थे। यानी यहाँ पर आपको पता है कि 15 देश थे और 15 देश कोई एक जगह पे नहीं था, इतने जगह में चारों तरफ फैले हुए थे। अब इतने जगह लंबे फैलने में अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक छोर से दूसरे छोर पे जाना हो या दूसरे छोर से पहले छोर पे आना हो, तो वैसे स्थिति में वह व्यक्ति अगर यातायात की सुविधा अच्छी ना हो तो कैसे वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, सामानों को एक जगह से लेके जा सकता है, लाकर आ सकता है, या अपने आप भी गमन कर सकता है। इसके लिए अच्छे से अच्छे उत्तम यातायात का साधन होना चाहिए, ताकि एक देश का दूसरे देश के साथ कनेक्टिविटी आराम से बनी रहे। ऐसे में यहाँ का यातायात का उत्तम साधन था, जिससे लोगों का जुड़ाव बढ़ गया था, जैसे रेल, सड़क इत्यादि। इन सब कारणों की वजह से सब एक दूसरे के साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। यानी उत्तम, आप याद रखिएगा, उत्तम यातायात के साधन था। दूसरा, मजबूत आर्थिक आधार था। मजबूत आर्थिक आधार का मतलब था कि इसकी जो इकोनॉमिक्स थी ये बड़ी ही मजबूत थी, इसकी बंद अर्थव्यवस्था थी। ये लोग बाहरी किसी व्यक्ति से व्यापार नहीं करते थे, अपने यहाँ ही कोई सामान खरीदते भी नहीं थे, अपने देश में ही 15 देश मिल करके किसी भी चीज का निर्माण करते थे, या वो सुई हो या वो प्लेन हो। सुई से लेकर प्लेन तक यूएसएसआर के देशों में बनाया जाता था और आपस में इस्तेमाल होता था। इसकी वजह से यूएसएसआर का पैसा किसी बाहरी देश में नहीं जाता था और ना ही किसी बाहरी देश का पैसा इसके देश में आता था। तो इसका पैसा अपने देश में ही रह जाए तो इससे बड़ा तरक्की और क्या हो सकती है, यही काम ये लोग करते थे। मजबूत आर्थिक आधार होने की वजह से सभी प्रकार की खेती हो या सुई से लेकर के प्लेन तक
सब कुछ ये अपने उद्योग में बनाने का काम करते थे। किसी व्यक्ति से लेने का काम कुछ भी नहीं था, यानी कोई भी प्रकार का उधार का काम नहीं था। इसके वजह से इस यूएसएसआर का लगातार तरक्की होता रहा और विकास होता रहा। दो हमने कहा, मजबूत आर्थिक आधार, उत्तम साधन व्यवस्था। तीसरा, बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करना, यानी एक व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति के लिए कुछ बुनियादी चीज होती है। बुनियादी चीज का मतलब ये होता है कि कुछ व्यक्ति के लिए बुनियादी चीजें, बेसिक नीड की जरूरत होती है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है। ये सब सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है सरकार के द्वारा, तो वह व्यक्ति अपने सरकार के प्रति पूरी निष्ठावान हो करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है, क्योंकि सरकार उससे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार देती है। तो उसका भी कर्तव्य होता है कि हम भी अपने देश के प्रति निष्ठावान होकर के काम करें। और जब ऐसा वो अपने देश के लिए करता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका देश तरक्की करता है। ये बिल्कुल सत्य बात होती है और ऐसा ही चला भी जाता है। अगर सरकार किसी व्यक्ति की बेसिक नीड को पूरा करे तो वह व्यक्ति दूसरे के बारे में कभी नहीं सोच सकता है। वो अपने सरकार के बारे में सोचेगा, उसके विकास के बारे में सोचेगा, अपने नागरिकों के बारे में सोचेगा। और यही काम यूएसएसआर अपने नागरिकों के लिए करता था। उसे बेसिक जो चीज थी, जैसे नागरिकों को शिक्षा देने की बात हो, उनको रोटी देने की बात हो, उन्हें कपड़ा की बात हो, मकान की बात हो, रोजगार तक भी उपलब्ध कराता था। नतीजा ये निकला कि सारे देशों को अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद का विकास हो गया, यानी उनके अंदर एक राष्ट्र प्रेम जगा। राष्ट्र प्रेम, याद रखिएगा, कभी भी किसी के कहने से या कहीं से बाहर से थोपने से किसी के ऊपर राष्ट्रवाद का विकास नहीं हो सकता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वतः ही हमारे ऊपर डेवलप होती है, हमारे अंदर डेवलप होती है। और वो हमारे अंदर तब डेवलप होती है जब सरकार हमारी एक एक बातों को पूरा करती है, उसको ध्यान में रखती है, तब हमारी सरकार के प्रति राष्ट्रवाद की भावना डेवलप होती है। नहीं कि जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपने से राष्ट्रवाद का विकास होता है। यहाँ पर एक एक चीजों को यूएसएसआर नागरिकों के जरूरतों को पूरा कर रहा था। इसी के वजह से वहां के नागरिक भी अपने देश के लिए निष्ठावान थे और अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से दायित्व समझकर निर्वाह कर रहे थे। तो तीसरा आपने देख लिया। चौथा, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। क्या था? दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसलिए यहाँ के नागरिक भी जो थे ना, वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे, अपने आप को कॉन्फिडेंशियल महसूस करते थे कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश की या जिस संगठन का दुनिया में दूसरा स्थान है। इसके अलावा दोस्तों, विशाल ऊर्जा संसाधन उसके पास था, यानी ऊर्जा का पूरा संसाधन था। लोहा हो, इस्पात हो या खनिज हो, ये सारी चीजें उसके पास उपलब्ध थी, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपनी जरूरत के चीजों को पूरा करता था और हर चीज को समय से पहले पूरा कर लेता था। तो इसके लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता था, उस खनिज तत्व को लेकर के या एनर्जी को लेकर के, क्योंकि किसी देश का विकास तो वहां के एनर्जी के ऊपर भी निर्भर होता है। और इसका एनर्जी का एक विशाल भंडार था इसके पास, जिसके लिए यह आत्मनिर्भर था। तो लोग इससे जुड़े और इसका विकास भी हुआ। इसके अलावा उन्नत संचार प्रणाली की व्यवस्था भी थी, यानी एक डेवलप टेक्नोलॉजी था उसके पास, काफी ज्यादा विकसित था। संचार, कम्युनिकेशन की चीज थी। इसके वजह से पूरा यूएसएसआर में एक छोर से लेकर दूसरे छोर और यहां से लेकर यहां तक हर जगह वो बड़ी तेजी से अपने आप को फैलाने में क्या था, सक्षम भी था, और वो काम करने में वो सक्षम भी था। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा बेरोजगारी का ना होना। बेरोजगारी नाम की चीज तो वहां थी ही नहीं, एक भी कोई बेरोजगार नहीं था, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी थी कि वह अपने नागरिकों को रोजगार भी देता था, सभी आदमी को रोजगार देता था, जिसके वजह से सभी लोग बेरोजगार नहीं थे, सभी लोगों के पास रोजगार था और उस रोजगार को पा करके लोग खुश थे और अपने देश के लिए खूब मेहनत करते थे और फिर उस देश का तरक्की होता था। और इसी के माध्यम से यूएसएसआर तेजी से क्या हुआ,
आगे निकलता गया, जो 15 लोगों का एक ग्रुप था और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था बन करके तैयार हो चुका था। ठीक है दोस्तों, ये इसकी टोटल 7 गो क्या थी, विशेषताएं थी। इसके अलावा दोस्तों एक पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा भी था, ये भी था। इससे निर्णय लेने में देखिए, अगर हम सूक्ष्म ध्यान से देखें तो एक पार्टी का होना किसी देश के लिए खतरा ही होता है, लाभ नहीं होता है। लेकिन चूंकि एक पार्टी होती है तो निर्णय लेने में उसे लाभ मिल जाता है। बात समझ में आया कि वो निर्णय अच्छी तरह से ले लेता है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में वो सक्षम रहता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी अन्य पार्टी का टूटने का डर का अभाव होता है, डर नहीं रहता है, इसलिए वो ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभी यही ताकत उसके लिए तानाशाह की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है, जिससे उस पार्टी का नुकसान भी होता है। यहाँ पर भी यही कारण था, कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था जो आगे चल करके पतन के लिए एक जिम्मेदार बना। इसके अलावा दोस्तों इसकी नियोजित अर्थव्यवस्था थी, पूरी तरह से प्लानेट थी, जिसके अंदर ये पंचवर्षीय व्यवस्था को लेकर चलता था। पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान को लेता था, यानी अपने संसाधनों का एक पूरी तरह से प्लान करता था और उस प्लान के अकॉर्डिंग संसाधनों का यूज करता था। ये एक इसकी विशेषता थी, जिससे सभी लोगों को प्राप्त हो जाता था। इसके अलावा यह प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में तथा समाजवाद के आदेशों से प्रेरित थी, यानी यह पूंजीवाद का विरोध था और समाजवाद को लागू करना करता था, यानी एक ऐसा समाज जिसमें सभी को बराबर बराबर हक मिले। इसी के वजह से ये लगातार तरक्की करता रहा। टोटल 10 पॉइंट्स इसके बनते हैं, यही 10 पॉइंट जो इसकी विशेषता थी, और इसी विशेषता के बल पर यूएसएसआर लगातार तेजी से आगे निकला था। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद करिएगा, मैंने इसे समझाने की कोशिश की। दोस्तों आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि ये वीडियो में अच्छे से समझाया गया है, तब आप इसे सब्सक्राइब करिएगा। आपको लगता है कि नहीं अच्छा है तो आप इसे मत सब्सक्राइब करिए, केवल देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे अपनी बातों पर और अपने इस मटेरियल पर यह विश्वास है कि आप एक ना एक दिन मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे देखिएगा और सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा। अब आता है इसी में एक दूसरा पार्ट आता है कि उपरोक्त कारणों की, यही कारण था जिससे तेजी विकास करता रहा। उपरोक्त कारणों की वजह से यूएसएसआर बड़ी तेजी से विकसित हुआ और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था भी बन गया। लेकिन इसी विशेषता में कुछ कमियां भी छिपी हुई थी, और वही कमी आगे चल करके यूएसएसआर के पतन के लिए क्या बन गया, एक बहुत बड़ा जिम्मेदार बन गया। और वो जिम्मेदारी क्या थी, तो वो थी, तो देखिए, उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर सोवियत संघ में कुछ कमियां भी नजर आने लगी, और यही कमियां जो नजर आने लगी कहीं ना कहीं ये पतन का कारण बन गया था। ये तो हम आपके विकास में भी बताए थे, और जब सोवियत संघ का उदय हो रहा था, प्रणाली बनी थी, तब भी कहा था कि कुछ कमियां थी, लेकिन समय रहते यूएसएसआर ने उसे सुधारने का प्रयास नहीं किया, जो आगे चलकर उसके लिए खतरा बन गया। अब देखिए आगे क्या करता है ये। अब देखिए क्या कमियां थी, तो पहला पॉइंट, सोवियत संघ पर धीरे धीरे नौकरशाही का दबदबा हो गया था, और यही नौकरशाही के दबदबा होने से लोगों की आजादी का प्रश्न खत्म हो गया था। हमने आपसे कहा था, पिछले वीडियो में बताया था कि इसी नौकरशाही के बदलने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने अपनी 2 नीतियां लाई थी, जिसमें से एक का नाम खुलेपन की नीति थी और दूसरा पुनर्गठन था। पुनर्गठन की नीति तो थी यही ना, क्योंकि नौकरशाही जो लगातार लंबे समय से एक जगह पे काम करते करते वो क्या हो चुकी थी, पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी, भ्रष्टाचार के दायरे में आ गई थी। और उसी भ्रष्टाचार की वजह से लोग क्या हो रहे थे, उससे नाराज हो रहे थे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो ये पार्टी आई थी, भ्रष्टाचार और तानाशाह के खिलाफ आई थी। और फिर से आप तानाशाही और भ्रष्टाचार को अपनाने लगेंगे तो जनता आपको क्या करेगी, कुर्सी से हटा देगी। यही बात हुआ, नौकरशाही के दबदबा बढ़ गई और लोगों ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया, और यह एक पतन का क्या बन गया,
कारण बना जो इसकी कमियां थी और इस कमी को सुधार नहीं किया गया। दूसरा, नागरिकों को जीवन कठिन होने लगा। नागरिकों का जो अपना खुद का जीवन था वो कठिन होने लगा, जिसमें लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में नजर आने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब तो मुझे कोई अधिकार ही नहीं मिल रहा है, और जब अधिकार ही नहीं मिला तो फिर इस लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का मतलब क्या रहा। इससे तो बेहतर है कि इससे बाहर निकल करके हम कुछ अपना स्वयं का ही विकास कर लें, और ये कमी वहां पर थी और इस कमी को समय रहते सुधार नहीं किया गया तो इसका पतन का एक कारण बना। दूसरा, एक पार्टी के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बढ़ने लगा था। मैंने अभी अभी बताया था पीछे इसके विकास में कि इसकी सफलता का एक कारण तो था कि कम्युनिस्ट पार्टी अन्य निर्णय लेने में सक्षम थी, लेकिन इस कम्युनिस्ट पार्टी का कोई दूसरा विकल्प भी तो नहीं था, और नहीं विकल्प होने की वजह से ही ये पार्टी लगातार अपनी दबदबा करती रही और आगे चल करके तानाशाही का रूप ले लिया, जो इसके पतन का कारण भी बनेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा आता है सोवियत प्रणाली में। अब देखिए, सोवियत प्रणाली के अंदर टोटल 15 सदस्य थे, ये तो हमने पहले भी बता रखा है, जिसमें से एक रूस भी था। अब ज्यादातर रूस पर ही लोगों का ध्यान रहता था। अब बताइए, हमारे फैमिली में कोई एक मुखिया है और उस मुखिया के अंदर 10 लोग रहते हैं, उस मुखिया का कर्तव्य तो ये बनता है ना कि उस 10 आदमी को एक नजरिया से बराबर बराबर देखें, अदरवाइज उनके अंदर क्या आ जाएगा, एक द्वेष की भावना आएगी। अब यहां पर भी तो बिल्कुल यही था, 15 देश थे। अब 15 देशों में आप केवल एक रूस के ऊपर ही ध्यान दीजिएगा, तो बाकी के 14 जो देश होंगे वो तो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी तो व्यक्त करेंगे ना, कि ऐसा तो नहीं है कि यूएसएसआर के विकास में केवल रूस ही अपना सहयोग कर रहा है। रूस के अलावा अन्य जो 14 देश हैं जो आपके नाम से चल रहे हैं, उनके भी तो विकास का योगदान हो रहा है, तो हमें उनका भी तो नाम ले लेना चाहिए। लेकिन हम तो केवल किसका नाम ले रहे हैं, हम केवल दोस्तों यूएसएसआर के अंदर रूस का नाम ले रहे हैं। इससे लोगों के अंदर एक अंतर्द्वंदता, एक नाराजगी थी, और यही नाराजगी आगे चल करके पतन का भी कारण बन जाती है। इसके अलावा सोवियत संघ जो था, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में क्या रह गया, अमेरिका से पीछे रह गया, और इस मामले में अमेरिका के से बराबरी करने में लगा रहा और अपने नागरिकों को झूठ बोलता रहा कि नहीं नहीं, हम तो सूचना और प्रौद्योगिकी और बेसिक मुद्दों पे, बेसिक ढांचे में अमेरिका के बराबर या उससे आगे हैं। जनता को झूठी आश्वासन दिलाता रहा, और जिस दिन ये बात का पता चला उस दिन जनता इसके खिलाफ हो गई। इसके खिलाफ आकर के रोडों पर क्या करने लगी, विद्रोह करने लगी, जो इसके पतन का कारण बना। यानी ये कमियां थी जो समय रहते सुधारा नहीं गया। इसके अलावा दोस्तों धीरे धीरे यूएसएसआर अर्थव्यवस्था भी अब कमजोर होने लगा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1970 के दशक तक आते आते व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई और पतन के रास्ते पर चल पड़ी। ठीक है, यानी ये पतन होने लगा, लेकिन समय रहते इसमें भी सुधार नहीं किया गया। 1965 में जब ये अंतरिक्ष में जाता है यूएसएसआर अमेरिका का देखा देखी, वहीं से इसकी पतन का रास्ता खुलता है, अर्थव्यवस्था का संकट आता है। 70 के दशक में अफगान संकट ने भी इसको और तोड़ करके रख दिया, जहां पे पूरी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा करके नजर आने लगी थी। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का रूस को छोड़कर अन्य देशों की उपेक्षा तथा नजरअंदाज करना, यानी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो रूस के ऊपर ही ज्यादा नजर रखती थी, बाकी अन्य देशों की कोई महत्व नहीं देती थी, उससे उपेक्षा करती थी, नजरअंदाज करती थी। तो बाकी के जो देश थे ये इससे अलग निकलने के लिए क्या होने लगे, अलग होने के लिए तैयार होने लगे, अलग होने को बोलने लगे, और यही अलग होने का नतीजा था कि यूएसएसआर टूट गया, यूएसएसआर का पतन हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है मिखाइल गोर्बाचोव। यानी हमने 2 काम किया यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन वो किया जो इसकी विशेषता हमने बता दिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भी इस साल के लिए। उसके बाद इनकी कमियां बताई कि उस विशेषता में क्या कमियां थी जिस कमी की वजह से आगे चल करके यूएसएसआर का पतन हो जाएगा या पतन भी हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं जो अपनी गद्दी पर 1982 में बैठते हैं और 1991 तक रहते हैं। रूस के अंतिम राष्ट्रपति के रूप में ये काम करते हैं। इनको रूस में सुधारों का जनक माना जाता है।
रूस में नहीं, यूएसएसआर के सुधारों का जनक माना जाता है। सुधारों का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सुधारों का जनक। सुधार तो किया, लेकिन इन्हीं के समय में यूएसएसआर का पतन भी हुआ। क्या हुआ? यूएसएसआर का पतन भी हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बन गए। अब यहाँ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो इसके राष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए महासचिव का जो पद था वो भी संभाले हुए थे। बने महासचिव बनने के बाद इन्होंने पिछड़ती हुई यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था में सुधार लाने की कोशिश की, जो लगातार पिछड़ रहा था, पतन के रास्ते पे जा रहा था। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसके लिए इन्होंने एक नीति लाई थी जिसका नाम था क्या? खुलापन की नीति। खुलापन की जो नीति थी वो इन्होंने लाने का क्या किया था? प्रयास किया था। इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की। इन्होंने यूएसएसआर को लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप भी देने का प्रयास किया, क्योंकि ये लोकतंत्र के साथ ही तो आया था कि लोकतंत्र हम स्थापित करेंगे, तानाशाह को हटा देंगे, नौकरशाही को लेकर के आएंगे, पूंजीवादी को हटा देंगे। ऐसी प्रक्रिया में ये जिस व्यवस्था को लेकर के आया था उसी व्यवस्था के खिलाफ हो गया था और फिर से उसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास कौन कर रहे थे? मिखाइल गोर्बाचेव कर रहे थे। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। हालांकि गोर्बाचेव की सुधार की नीति ज्यादा कामयाब नहीं हो पाई और इसका विरोध होने लगा, जिसके बाद यूएसएसआर के पतन की घोषणा कर दी गई और मान लिया गया कि यूएसएसआर का पतन हो गया और वो आगे चल के बिखर गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो हमने दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए मूल रूप से हमने 3 से 4 क्वेश्चन पे बात की। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि सोवियत संघ के विकास के क्या कारण थे, विशेषता थी। दूसरा, उसकी कमियों की चर्चा की कि उसके अंदर क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से उसका पतन होगा। और फिर हमने मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में भी बताने का प्रयास किया। इस प्रकार दोस्तों आप इसे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से इसे लिख करके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से उन शब्दों को यहाँ पर लिख देते हैं। शॉर्टकट का रास्ता मैं नहीं अपनाता हूं कि ऐसे करके इतना इतना बता दिया जाए, आगे चल करके बच्चों को एक नोट्स बनाने में बड़ी दिक्कत हो। आप यहाँ मेरा पूरा वीडियो देख करके वीडियो को रोक रोक करके आप पूरी अच्छी तरह से इससे नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर इस नोट्स को एग्जाम हॉल में लिख देते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको 90+ होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको बेहतर से बेहतर मैं स्टडी देने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।